कराकुरम की बर्फीली फिजाओं में वो बूढ़ा मगर ताबनाक जंगजू देर तक यख सांसें भरता रहा। जमाने की लड़ाइयाँ जीतते जीतते उसके दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। वो बेरहम तबीयत जो कभी खून की एक बूंद पर भी लरसती नहीं थी, अब नए फितनों, नई फतूहात और नई बर्बादी की प्यासी हो चुकी थी। एक रोज उसने अपने कदीम साथी बगोरची नोयान से वो सवाल पूछा जिसने सदियों की तारीख को खौफ में रंग दिया। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? ची नोयान ने फख्र से जवाब दिया, खुले मैदान में घोड़े पर सवार होना, बाज को हाथ पर बिठाकर शिकार का पीछा करना, यही असल सरखुशी है। मगर चंगेज खान ने सर नफी में हिलाते हुए वो जवाब दिया जिसने इंसानियत की रीढ़ की हड्डी तक को कंपकपा दिया, नहीं, मेरे लिए खुशी ये है कि मैं दुश्मन को अपने घोड़ों के सुमो तले रौंद डालूं, उसके मर्दों को सर झुकाते देखूं, उसके खजाने लूट लूं और उसकी औरतों की आंखों से बहते आंसुओं को शिकस्त की आखिरी गवाही बनते देखूं। इन चंद जुमलों में चंगेज खान के अंदर छुपे हुए दरिंदे की वो झलक नजर आती है जिस पर किसी तबसरे की जरूरत नहीं। चीन में लाखों इंसानों के खून से जमीन को रंगने के बावजूद उसकी वहशी जबिल्लत अभी मुतमईन नहीं हुई थी। वो मजीद बर्बादी चाहता था, ऐसी बर्बादी जो पूरी दुनिया को दहला दे। और उसकी निगाहें अब मगरिब की तरफ जमी थीं, जहां आलम इस्लाम की कई मजबूत हुकूमतें एक जंजीर की कड़ियों की तरह जुड़ी हुई थीं। लेकिन इस शाहराह खून के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी थी, ख्वारिज़्म की अजीमुश्शान सल्तनत। एक ऐसी सल्तनत जिसका हुक्मरान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह अपनी फतूहात के बायस ज़माने भर पर अपनी ताकत का सिक्का मनवा चुका था। चंगेज खान जानता था कि इस दीवार को तलवार से नहीं, चाल से तोड़ना होगा। इसीलिए उसने उजलत में कदम बढ़ाने के बजाय दोस्ताना तजारत के नाम पर ख्वारिज़्म की क़ुव्वत, उसकी सल्तनत, उसके शहरों और उसकी कमज़ोरियों का मुकम्मल जायज़ा लेने का फैसला किया। बगदाद की मुहिम से वापसी पर ख्वारिज़्म शाह समरकंद में ठहरा हुआ था कि अचानक तातारी सफ़ीरों का एक वफ्द उसके दरबार में पेश किया गया। ये वो लम्हा था जहां तारीख के सीने में दफन एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जिसने बाद में पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देना था। तातारी सफ़ीर आगे बढ़ा, दरबार के बीच खड़ा हुआ और गहरी आवाज में वो पैगाम पढ़ना शुरू किया जिसने आने वाले तूफान का पहला दरवाजा खोल दिया। खान आजम ने आपको सलाम कहा है और ये फरमाया है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सल्तनत की हैबत और फतूहात का शहरा मेरे कानों तक पहुंच चुका है। इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर सुलह और तिजारत की तजवीज़ देता हूं। मुझे चीन की फतह हासिल है, कई तुर्क अक़वाम मेरे झंडे तले झुक चुकी हैं और मेरा इलाका फौजी ताकत और जरखीज़ी दोनों में किसी चांदी की कान से कम नहीं। अब मुझे नई फतूहात की कोई ख्वाहिश नहीं रही। मेरी राय यही है कि हम दोनों अमन व आश्ती के मुआहदे के जरिए तिजारत को फरोग दें। पैगाम खत्म हुआ तो दरबार में एक अजीब सा सुकूत छा गया। ख्वारिज़्म शाह बज़ाहिर खामोश था, मगर उसके जहन में अल्फाज बिजली की चमकार की तरह चुभ रहे थे। चंगेज खान का बेटा कहना यह कोई मोहब्बत न थी, बल्कि एक सिफारती ताज़ियाना था। एशियाई सल्तनतों में हाकिम अपने बाजगुजारों को ही बेटा कहते थे और तुर्क अक़वाम को मग़लूब करने का जिक्र ये तो सीधी तलवार थी, क्योंकि ख्वारिज़्म शाह खुद तुर्कुल नस्ल था। मगर शाह ने ज़ब्त से काम लिया। कासिद ने एक एक करके तहाइफ पेश किए, मुश्क के नाफे, अंबर, रेशमी कपड़े, सफ़ेद ऊन की कीमती खालें और जवाहिरात। लेकिन शाह की निगाहें तहाइफ पर नहीं, सफ़ीरों के अंदाज, उनके लहजे और उनकी बेखौफी पर जमी हुई थीं। उसे यूं लग रहा था जैसे गोभी का भेड़िया नई शिकारगाहों की बू सूंघ रहा हो। लेकिन फैसला करने से पहले एहतियात जरूरी थी। वफ्द में कुछ मुसलमान भी शामिल थे, जिनमें से दो,
कन का इतरारी अली ख्वाजा बुखारी और महमूद बलवाज ख्वारज़मी अपने ही मुल्क के लोग थे जो कराकुरम जाकर चंगेज़ खान की मुलाजमत में दाखिल हो चुके थे। इन्हीं में से महमूद बलवाज ज़्यादा फहीम नज़र आता था। ख्वारज़म शाह ने रात के वक्त उसे तन्हाई में बुलाया। शाह के दिल में गहरे खदशात जाग चुके थे और उसे यकीन था कि अपनी कौम का आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। मगर अफसोस ये सबसे खतरनाक गलती साबित होने जा रही थी। शाह ने उसे बेशकीमत जवाहरात देकर वादा लिया कि वो चंगेज़ खान के बारे में सच्चाई पर मबनी खबरें भेजता रहेगा। फिर उसने पूछा कि बताओ, क्या वाकई चंगेज़ खान ने चीन फतह कर लिया है? महमूद ने फौरन कहा, जी हां, ये सच है, ऐसी बात कैसे छुप सकती। शाह का चेहरा सख्त हुआ और मुझे बेटा कहकर मुखातिब करता है, ये कैसे जुर्रत की? कितनी फौज है उसकी? क्या वो मेरी अफवाज के बराबर भी है? महमूद ने शाह के चेहरे पर उभरता हुआ गुस्सा देखकर सच छुपाने में ही आफियत जानी और चापलूसी पर उतर आया। आका, उसकी फौजें आपके लश्कर के सामने कुछ नहीं। यूं समझिए कि एक घुड़सवार के सामने लश्कर, सूरज के सामने एक शमा या रात की तारीकी में सिर्फ धुआं। ये गलत तरीन यकीन दहानी थी और यही वो जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता ख्वारज़म की पूरी सल्तनत में सरायत करने वाला था। शाह ने उससे चंगेज़ खान की मईशत, सरहदों और सल्तनत के बारे में कई सवालात किए और महमूद ने हर बार चंगेज़ खान को छोटा, कमज़ोर और गैर अहम बनाकर पेश किया। आखिर में ख्वारज़म शाह ने पूछा, तो तुम्हारी राय क्या है? महमूद ने कहा, मुआहदा कर लिया जाए, यही बेहतर है। और यही वो लम्हा था जहां मुस्तकबिल एक घने अंधेरे की तरफ मुड़ गया। ख्वारज़म शाह ने सोचा कि ये गैर मुतमद्दिन पड़ोसी ज़रूर मगरूर है मगर ख़तरनाक नहीं। उसने चंगेज़ खान की तिजारती पेशकश कबूल करते हुए अपना जवाब और कीमती तहाइफ कराकुरम रवाना कर दिए और महमूद को ताकीद की कि वो वहीं रहकर ख्वारज़म के जासूस की हैसियत से खबरें भेजता रहे। मगर महमूद बलवाज वफादार नहीं, सिर्फ मफाद परस्त था। एक ऐसा मफाद परस्त जिसकी गलत मालूमात ने ख्वारज़म शाह को अंधेरे में रखा, जिसने उसे दुश्मन की असल ताकत से बेखबर रखा और जिसने एक ऐसी गलत फहमी पैदा की जो आने वाले ज़माने में पूरी सल्तनत की बर्बादी का दरवाज़ा बनने वाली थी। ख्वारिज़म शाह की तरफ से कराकुरम पहुंचने वाला काफिला शाहाना इस्तकबाल के साथ दरबार में लाया गया। उस काफिले में एक बुजुर्ग सैयद बहाउद्दीन राजी भी शामिल थे। साहिब तबकात नासरी उन्हीं की ज़बानी ये वाक़या नकल करते हैं कि जब हम चंगेज़ खान के हुजूर पहुँचे तो उसने अपने वज़ीरों, बेटों और भतीजों की मौजूदगी में हमें बुलवाया। फिर उनकी तरफ फ़ख्र से देखते हुए बोला, देखते हो मेरी बादशाही कहाँ तक पहुँच गई। अहले मगरिब के बादशाह ने मेरे पास अपना कासिद भेजा है। जब काफिला रुखसत होने लगा तो चंगेज़ खान ने एक और जुमला कहा, एक ऐसा जुमला जो आने वाली तबाही के बीज बो गया। दोनों तरफ से कासिद आते जाते रहें। असलहे, कपड़े और बर्तनों के काफिले यूं ही चलते रहें। चंगेज़ खान इस मुआहिदे पर गैर मामूली खुश था। दोनों सल्तनतों के दरमियान तिजारत का रास्ता खुल गया और इन्हीं तिजारती रास्तों के साथ तातारी जासूस भी ख्वारिज़म के शहरों में यूं उतरने लगे जैसे बारिश रेत में जज्ब होती है। ताजिरों के भेस में छुपे ये लोग गलियों, बाजारों और लश्करों के दरमियान घूम फिर कर ख्वारिज़म के राज समेटने लगे। चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म की असल ताकत का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ख्वारिज़म शाह के पास 3 लाख तजुर्बाकार सिपाही थे, एक ऐसा लश्कर जो किसी भी मंगोल यलगार का सीना चीर सकता था। इसीलिए वो खुलेआम हमले से झिझक रहा था। लेकिन उसका सबसे बड़ा खौफ कुछ और था। अगर उसने ख्वारिज़म पर हमला किया तो ये पूरे आलम इस्लाम पर हमला तसव्वुर होगा, और जब हिंदुस्तान, बगदाद, शाम और ख्वारिज़म एक परचम तले जमा हो जाएंगे तो मंगोल फौज का वापस लौटना तकरीबन
नामुमकिन हो जाएगा। चंगेज़ खान इसी तज़ब्ज़ुब में था कि एक ऐसी खबर आ पहुंची जिसने पूरी तारीख का धारा बदल दिया। बगदाद का खलीफा नासिरुद्दीन अल्लाह चंगेज़ खान की फतूहात से मरऊब होकर और ख़वारिज़म शाह की बढ़ती ताकत से खौफज़दा होकर एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसने पूरे आलम इस्लाम को खून में नहला दिया। ख़वारिज़म की ताकत उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रात दिन इसी फिक्र में मुब्तला था कि किस तरह इस क़ुव्वत को तोड़कर हमेशा के लिए निजात हासिल की जाए। अपने वज़ीरों से मशवरा हुआ। उनमें से चंद वज़ीर उस वक्त की सबसे मुहलिक तजवीज़ ले आए। आलम पनाह, ख़वारिज़म शाह की ताकत को तोड़ने का एक ही रास्ता है, चंगेज़ खान की मदद। रूए ज़मीन पर ख़वारिज़म का मुकाबला सिर्फ वही कर सकता है। सुल्तान मोहम्मद का गुरूर, उसकी फतूहात का जुनून सिर्फ चंगेज़ी तेग ही सर्द कर सकती है। यही वो जहर था जो खलीफा के दिल में उतर गया। मशवरा पसंद आया और हुक्म सादिर हुआ कि चंगेज़ खान के दरबारी महमूद यलवाज के ज़रिए एक खुफिया मकतूब भेजा जाए कि वो ख़वारिज़म पर हमला कर दे। ये वो दिन था जब बगदाद का मरकज़ खिलाफत अपने हाथों से पूरे मशरिक़ इस्लाम की कब्र खोद रहा था। दरबार के कुछ समझदार लोग ये हलाकत खेज फैसला रोकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने खलीफा के सामने 3 बड़ी दलीलें रखीं। नंबर 1, रुसवाई का खतरा। कासिद को मंगोलिया पहुंचने के लिए 4 माह ख़वारिज़म की सरहदों में सफ़र करना होगा। अगर कहीं भी पकड़ा गया तो ख़वारिज़म शाह का गुस्सा आसमान छू लेगा और बगदाद का पहला हदफ खुद खिलाफत बन जाएगा। नंबर 2, तातारियों को मुसलमानों पर मुसल्लत करना शरअन भी गलत है, अक़लन भी। ये वो कौम है जिसे अहले ईमान पर छोड़ देना घर के दरवाजे सांप को सौंप देने जैसा है। नंबर 3, अगर मंगोल काबिज हो गए तो बगदाद की हुर्मत पामाल हो जाएगी और फिर कोई उन्हें रोक न सकेगा। लेकिन खलीफा नासिर ने इन तमाम बातों को समंदर किनारे फेंके गए पत्थर की तरह नजरअंदाज कर दिया। वो हंसते हुए जवाब दिया, इन्हें यहां तक पहुंचने में कम से कम 50 बरस लगेंगे, लेकिन इनका पहला हमला ही ख़वारिज़म शाह की कमर तोड़ देगा और हमारा मसला फौरन हल हो जाएगा। ये वो जुमला था जिसके बाद बगदाद की किस्मत, ख़वारिज़म की सल्तनत और पूरे आलम इस्लाम की बका एक ऐसी आग में फेंक दी गई जिसकी लपटें आज तक तारीख के औराक को जला रही हैं। बगदाद के सुनहरी मीनारों के पीछे रात की खामोशी में एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जो पूरी दुनिया की तारीख का रास्ता मोड़ने वाली थी। खलीफा नासिर के दरबार में दरवाजे बंद थे, मशीर पसे पर्दा मौजूद थे और नक्शे कालीन पर फैले हुए थे। एक ही फिक्रा बार बार दोहराया जा रहा था, ख़वारिज़म शाह के बाजुए शमशीर जन काट दिए जाएं। लेकिन मसला एक था, चंगेज़ खान तक पैगाम पहुंचाना आसान न था। उसकी सल्तनत तक जाने वाला हर रास्ता ख़वारिज़म के शहरों से गुजरता था और उन दिनों बगदाद से आने वाला हर शख्स शक व तजस्सुस की तेज़ निगाहों का शिकार होता। हर मुकाम पर तलाशी, हर दरवाजे पर सवाल। ऐसा लगता था कि कोई भी खुफिया कासिद मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। मगर बगदाद का दारुल खिलाफा आम जगह न था। यहाँ जहनों में दुनिया को बदल देने वाले मकर परवर मंसूबे बनते थे। और फिर एक ऐसा हरबा तराशा बया जिसकी मिसाल शायद इंसानों ने पहले कभी ना देखी हो, ना तारीख में ना दास्तानों में। खलीफा नासिर ने अपने मुंतखब कासिद का सर मुंडवाया, फिर आतिशी सुई से उसके नंगे सर पर वो पैगाम लिखवाया जिसने आने वाली नस्लों तक लहू की नदियां बहा देनी थीं। ए चंगेज़, ख़वारिज़म पर हमला कर, 7 कासिद का ओहदा और दरबार खिलाफत की मुहर। तहरीर को एक रोगनी तह से छुपा दिया गया। चंद हफ्ते गुजरे, जब नए बाल उगाए तो ख़त तारीख के सबसे महफूज खुफिया ख़जाने की तरह उसके सर के नीचे छुप चुका था। कासिद को रवाना कर दिया गया, बर्फानी कोहिस्तानों, तूफ़ानी रास्तों और ख़वारिज़म के कड़े दरवाज़ों की तरफ। जैसा कि खलीफा ने सोचा था, ख़वारिज़मी सिपाह ने उसे बेरहमी से रोका, उसकी तलाशी ली, उसके सामान को बिखेर दिया। मगर वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस पैगाम को वो तलाश कर रहे हैं वो कासिद के बालों के नीचे छुपा हुआ था। यूं वो शख्स ख़वारिज़मी सल्तनत को चकमा देता हुआ क़राक़र्म के दिल में जा पहुंचा, महमूद बिलवाद से मिला
मकसद बताया और दरबार चंगेज़ खान में पेश होने की इजाज़त मिली। फिर वो लम्हा आया। चंगेज़ खान ने उस शख्स को अपने सामने खड़ा किया, उसके बाल तराशवाए और बगदाद का भेजा हुआ जहर उसकी आंखों के सामने आया हो गया। इस एक खुफिया तहरीर ने चंगेज़ खान के अंदर जलती हुई शौला फिशानी को भड़का दिया। मुल्कगिरी की हवस पहले भी उसके सीने में सुलग रही थी, मगर अब वो हवस अज़्म बन गई। हर दिन उसकी निगाहों में ख्वारज़म की सल्तनत मज़ीद करीब आती गई। हर रात उसके जहन में हमले की नई तदबीर जन्म लेती गई। और जब उसे यकीन हो गया कि ख्वारज़म पर चढ़ाई के बाद दूसरे इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बने रहेंगे, तो वो बस एक बहाना तलाश कर रहा था। एक चिंगारी, एक बहाना जिसकी ओट में वो तारीख की सबसे हौलनाक यलगार शुरू कर सके। वो बहाना अब आने वाला था और खुरासान की सरजमीन पर क़यामत का पहला कदम सुनने को तैयार थी। वक्त ज्यादा नहीं गुजरा था कि अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। एक ऐसा बहाना, एक ऐसा जवाज़ जो चंगेज़ खान जैसे खून आशाम दरिंदे को इस्लामी दुनिया पर टूट पड़ने का मौका देने वाला था। यह हादसा यूं ही नहीं हुआ था, या शायद इसकी तह में कोई पोशीदा मंसूबा कार फरमा था, मगर जो कुछ हुआ वो आने वाली सदियों तक इंसानियत को लहू में नहलाता रहा। बुखारा के 2 ताजरों के साथ ख्वारज़म का एक शख्स अहमद हजंदी कराकुरम जाने के लिए रवाना हुआ। उनके पास रेशमी, जरतार और नहायत कीमती पारचा जात थे, वही चीज़ें जिन्हें तातारी बादशाह ख़ास पसंद करते थे। कराकुरम के दरबार में उसूल था, जिस ताजर के पास आला तरीन माल हो उसे सबसे पहले चंगेज़ खां के सामने पेश किया जाए। और जब अहमद हजंदी वहाँ पहुँचा तो यही हुआ। उसने कीमती कपड़ों के थान फैलाए और वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। लालच ने उसकी अक्ल छीन ली। जो कपड़ा 10 दिनार में ख़रीदा था वो 40, 50, 100 दिनार बताने लगा। चंगेज़ खान जैसे मगरूर फातेह के सामने ये बात गवारा ना थी। चंगेज़ खान ने गर्रा कर कहा, क्या ये समझता है कि हमने कभी उम्दा कपड़ा देखा नहीं? फिर हुक्म दिया कि कपड़े जब्त कर लिए जाएं और अहमद को कैद कर दिया जाए। मगर कहानी यहाँ पलटी। उसके दोनों साथी होशियार निकले। उन्होंने कपड़े पेश किए और कहा, हम ये माल खाकान की खिदमत में तोहफे के तौर पर लाए हैं। कीमत लेने से इनकार ने चंगेज़ का दिल ठंडा कर दिया। अहमद हजंदी भी छोड़ दिया गया, बल्कि उन ताजरों को सोने चांदी के ढेर तोहफे में दे दिए गए। ये काफिला अब कराकुरम से वापस लौट रहा था और इनके साथ मजीद 400 से ज़ायद मुसलमान ताजर भी शामिल हो गए। इसी मौके पर चंगेज़ खान ने अपने बेटों, सरदारों और अमीरों को हुक्म दिया, अपना बेहतरीन माल भेजो, ये लोग हमारे सिफारती कासिद होंगे। यूं ये काफिला बन गया, मुसलमान ताजरों और तातारी नुमाइंदों का एक अजीम कारवां। और चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म शाह के नाम खत भेजा, आपके ताजरों ने हमें इज्जत बख्शी, अब हमारे नुमाइंदे भी आपके तरफ आ रहे हैं। मगर ख्वारिज़म के दरवाज़ों पर हुआ कुछ और। इन दिनों ख्वारिज़म में कराकुरम से आने वाला हर शख्स खतरा समझा जाता था। जासूसी, साजिश, मुखबरी, हर तरफ बदगुमानी छाई हुई थी। उधर चंगेज़ खां की जानिब से ताजरों को दिए गए गैर मामूली एजाज़ात खुद ही मशकूक बन गए। इसी माहौल में यह काफिला दरियाए सहून के किनारे उतरार पहुंचा, जहां हाकिम था एनाल खान, जो सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज़म शाह का मामूज़ाक था और अपने लालच, सख्त मिजाजी और बेरहमी के बायस बदनाम था। काफिले में एक हिंदी नस्ल का ताजर चंगेज़ खां की तरफ से पाए गए एजाज़ के बायस किसी को खातर में न लाता था। वो एनाल खां को भी बेअदगी से एनाल खां कहकर पुकारता रहा। यही गुस्ताखी एनाल के दिल में आग बन गई। शक बढ़ते बढ़ते इल्ज़ाम बन गया और इल्ज़ाम बनते बनते कत्ल। चंद दिन बाद एनाल खां ने ख्वारिज़म शाह को पैगाम भेजा, ये काफिला ताजर नहीं, जासूस है, लोगों को डराता है, कहता है बड़ी तबाही आने वाली है, फरमान दें क्या किया जाए। ख्वारिज़म शाह, जो पहले ही बगदाद और कराकुरम साजिशों से बदगुमान था, गुस्से से भर गया, लेकिन फैसला महफूज रखा। जवाब आया, बतहकुम फ़ानी काफिले को हिरासत में रखो। मगर एनाल खां ने इस हुक्म को रौंद डाला। लालच उसके रगो पै में जहर की तरह उतर चुका था। काफिले के तमाम ताजरों को कत्ल कर दिया गया और सारा माल जब्त कर लिया गया। सिर्फ एक आदमी बचा, ऊँटों की निगरानी करने वाला, जो इत्तेफाक से गुस्ल खाने में था। वो रात के अंधेरे में फरार हो गया। पहाड़ों, जंगलों और बर्फानी रास्तों से गुजरता हुआ
कई महीनों बाद कराकोरम पहुंचा और जब उसने चंगेज़ खां के सामने वो हौलनाक माफिया सुनाया तो दुनिया की सबसे तबाह कुन यलगार का दरवाज़ा खुल गया। ये वो लम्हा था जिसमें एक सल्तनत का गुरूर और एक गवर्नर की लालच पूरे इस्लामी आलम पर क़यामत बन के टूट पड़ने वाली थी। चंद माह की खामोशी के बाद वो लम्हा आन पहुंचा जिसे तारीख आज तक एक धमाका खेज आगाज कहती है। तातारी सल्तनत के कासिद समूर ओढ़े, सख्त निगाहें, बेखौफ चाल अपने आका चंगेज़ खान का एहतजाजी मुरासला लिए ख्वारिज़्म शाह के दरबार में हाजिर होने को खड़े थे। दरबार के सुनहरी सुतूनों के बीच अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह अपनी मसनद पर शान और शौकत के साथ बैठा था, मगर पेशानी की शिकनें पूरी सल्तनत की बेचैनी का राज बता रही थीं। उसके जहन में एक ही तूफान बरपा था। आखिर चंगेज़ खान मुरासला क्यों भेज रहा है? मक्तूलीन हमारी रायत है, इससे उनका क्या ताल्लुक? क्या ये मेरी सल्तनत में मुदाखलत नहीं? क्या ये साबित नहीं करता कि वो लोग खुफिया तौर पर तातारियों के लिए काम करते थे? ये सवालात उसके दिमाग में एक जहरीली आंधी की तरह गर्दिश कर रहे थे। इजाजत मिली और चंद समूर पोश तातारी दरबार में दाखिल हुए, यूं जैसे किसी सुल्तान के सामने नहीं बल्कि किसी गुलाम के सामने खड़े हो रहे हों। उन पर नजर पड़ते ही ख्वारिज़्म शाह का चेहरा सख्त हो गया। कासिद ने एक कदम बढ़ाया और दरबार में ऐसी खामोशी फैल गई जैसे किसी ने फिजा से सांस छीन लिया हो। उसने मुरासला खोला और वो अल्फाज जो पूरे आलम इस्लाम को झंझोड़ देने वाले थे दरबार में गूंजने लगे। ए मोहम्मद ख्वारिज़्म, तुमने अपने हाथ से हमारे ताजिरों को आमान नामा लिखा था और अब तुमने अहद शिकनों तरह गद्दारी की है। तुम्हारे हाकिम इनाल खान ने हमारे 400 ताजिरों को बेदर्दी से कत्ल किया और उनका माल लूट लिया। अगर ये सब उसकी अपनी मर्जी से था तो उसे हमारे हवाले कर दो और ताजिरों का माल वापस करो। खाकान आज़म तुम्हें अपने बेटे का दर्जा देकर माफ कर देगा। अगर ये सब तुम्हारे हुक्म से हुआ है तो फिर तैयार हो जाओ, हमारी तरफ से फैसला सुन लो, या इंसाफ या जंग। ये आखिरी लफ्ज जंग दरबार की दीवारों से टकराकर ख्वारिज़्म शाह के गुरूर को चीर कर गुजर गया। और फिर कासिद ने वो जुमला कहा जिसने ख्वारिज़्म शाह की रगे तकब्बुर में आग भर दी। खाकान कहता है, मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका सामना तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं किया होगा। ये जुमला सुनते ही बादशाह के खादिम, दरबारी, वुज़रा सबकी सांसें रुक गईं। बादशाह का गैज़ व गज़ब और वो मुकालमा जो मौत का परवाना बना। बादशाह खड़ा हुआ, उसकी आंखें अंगारे, आवाज आंधी की तरह धाड़ती हुई। ख्वारिज़्म शाह, तुम लोग समझते क्या हो? मेरे खून में गुलामी नहीं, मैं किसी चंगेज़ के धमकी भरे पैगाम से नहीं डरता। कासिद में बेखौफी से जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसमें तज़लील भी थी, तंज भी और चंगेज़ की सफ़ाक रूह भी। तातारी कासिद, हम धमकी नहीं देते बादशाह, हम तो सिर्फ वही कहते हैं जो हमारे घोड़ों के सुमों से जमीन पर लिखा जाता है। जो वादा हम करते हैं वो निभाते हैं। खाकान के मांगे गए कातिल और माल लुटा दो, वरना जो आने वाला है उसे रोकने के काबिल तुम नहीं रहोगे। ये गुस्ताखी ख्वारिज़्म शाह के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। उसके चेहरे का रंग लाल हुआ और वो धाड़ा, कासिद को कत्ल कर दो और उसके साथियों की दाढ़ियां मोंडकर उन्हें जिंदा वापस भेज दो। दरबार सख्ते में चला गया। वो जरा लपके उन्होंने पुकारते हुए समझाया, बादशाह सलामत, कासिद कत्ल करना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये आग भड़क उठेगी, इसे रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। मगर गुरूर और वहम के नशे में डूबा ख्वारिज़्म शाह
दुनिया के हर बादशाह को, हत्ता के चंगेज खान को भी परे काह समझ रहा था। और उसने सर झटक कर चीख कर कहा, चंगेज को मेरा पैगाम पहुंचा दो। जहां भी भागेगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसका वही हशर करूंगा जो उसके ताजरों का किया है। ये वो लम्हा था जब एक गलत फैसला, एक कासिद की गर्दन, एक बेअदबी और एक बादशाह का गुरूर सल्तनत ख्वारिज़्म पर क़यामत बनकर नाजिल होने वाला था। खून के दरिया, जलते शहर, नक्शे दुनिया बदल देने वाली यलगार जो अब रुकने वाली नहीं थी। यहां से चंगेज खान का तूफान उठता है। और यूं एक खफीफ सी गलत फहमी, एक सफारती मुरासला, एक नादान फैसला सल्तनत ख्वारिज़्म के माथे पर वो दाग बन गया जिसने आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया का नक्शा बदल डालना था। कासिद के कत्ल का हुक्म, दाढ़ियां मोड़ देने की तस्लील और चंगेज खान को भेजी गई वो आग भरी ललकार, ये सब कुछ सिर्फ एक लम्हे की अना नहीं था, बल्कि एक ऐसे तूफान का आगाज था जिसकी गूंज तारीख आज तक संभाल नहीं पाई। कासिद जब महल से निकाला गया, उसके चेहरे पर तातारियों जैसी सफाकी नहीं, बल्कि एक खामोश तारीक मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो, हम वापस आ रहे हैं, मगर अब एहतजाजी मुरासला नहीं, जंग की आग लेकर, और तुम सोच भी नहीं सकते वो आग क्या जला कर रख देगी। ख्वारिज़्म शाह मसनद पर बैठा खुद को फातह समझ रहा था, लेकिन तारीख खामोशी से अपनी तलवार नियाम से निकाल चुकी थी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, फैसला अभी होना बाकी है। चंगेज़ खान का रद्द-ए-अमल, उसकी जंगी दीवानगी और उस इंतकाम की हौलनाक इब्तिदा जिसने दुनिया को खून में नहलाया, सब कुछ आगे है।